Hello students, today we learn chapter 8 classes and object in Java. First is polymorphism. Polymorphism means many form. It is made up of two words poly and form. It is a Greek word. Means polymorphism का meaning है कई सारे forms. ये दो शब्दों से मिलकर बनता है poly और form. ये एक Greek word है. Polymorphism means having many forms. इसका मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मीन होता है कई सारे फॉर्म्स. पॉलीमॉर्फिज्म इज एन एबिलिटी बाय विच अ मैसेज इज डिस्प्लेड इन अ मैनी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. पॉलीमॉर्फिज्म एक एबिलिटी है जिसके द्वारा एक मैसेज को बहुत सारे फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है. डैट मीन्स एक ही नाम से हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं. नेक्स्ट इज इन जावा पॉलीमॉर्फिज्म occurs when we have many abstract classes that are connected to each other by inheritance. Means polymorphism तब यूज़ होता है जब हमारे पास बहुत सारे क्लासेस होते हैं जो इनहेरिटेंस के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. शेप. यहाँ पे जो शेप है वो हमारा क्या है? एक फंक्शन नेम है. तो एक ही फंक्शन नेम हमने यहाँ पे क्रिएट किया है शेप. उसके थ्रू हम 3 डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं. वो टास्क है हमारे सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल. ना अदर एग्जांपल इज सपोज एनिमल. ना एनिमल इज़ अ फंक्शन नेम. उसमें हमारे डॉग, कैट, एलिफेंट ये सब हमारे फंक्शंस नेम हो जाएंगे, हमारे टास्क हो जाएंगे डिफरेंट. सपोज थर्ड इज़ टू व्हीलर. फंक्शन नेम इज़ टू व्हीलर. तो टू व्हीलर में हमारी बाइक आ जाएगी, बाईसाइकिल आ जाएगी. सो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. एक ही फंक्शन नेम से डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कराना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है. नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. फर्स्ट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सेकेंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. Polymorphism divided into 2 parts, compile time and run time. The compile time is function overloading and operator overloading. First is compile time polymorphism. This type of polymorphism is achieved by function overloading or operator overloading. It is also called static or early binding. इस टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म को फंक्शन ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव किया जाता है. इसे स्टैटिक या अर्ली बाइंडिंग भी कहा जाता है. मीन्स पहले से ही प्रोग्राम में फंक्शन को ऐड कर देना. डैट मीन्स कंपाइल कहलाता है हमारा. डैट मीन्स प्रोग्राम बनते टाइम ही जो फंक्शन हम उसमें ऐड करते हैं उसे बोलते हैं कंपाइल टाइम. देयर आर 2 टाइप्स, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड सेकेंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. नाउ डिस्कस फंक्शन ओवरलोडिंग. व्हेन मैनी एब्स्ट्रैक्ट दैट have the same name has functions but their parameters are different, it is called function overloading. means जब बहुत सारे फंक्शन के सेम नेम होते हैं लेकिन उनके पैरामीटर्स कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं. तो इसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है. फंक्शंस कैन बी ओवरलोडेड बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और बाय चेंजिंग द टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के नंबर को चेंज करके या आर्ग्यूमेंट के टाइप को चेंज करके ओवरलोड किया जाता है. जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन नेम लिया था शेप, तो फंक्शन नेम हमारा क्या हुआ? शेप. तो हमारे जो उसके आर्ग्यूमेंट थे हमने उसको नेम चेंज करके लिया. डैट मीन्स जो उसके आर्ग्यूमेंट थे सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, है तो शेप ही, तो है वो शेप ही बट हमने उनको नाम क्या दिया? सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल. डैट मीन्स उनके आर्ग्यूमेंट्स को हमने चेंज कर दिया बट उसका जो मेथड था वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि है तो वो दो सभी शेप ही. तो जो रिलेशन है उनका वो किससे है? शेप फंक्शन के साथ में ही है. नेक्स्ट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग. When we use the same operator for many different tasks, it is called operator overloading. Means जब हम एक ही ऑपरेटर को एक ही प्रोग्राम में डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ परफॉर्म करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग. डैट मीन्स अलग अलग टास्क में एक ही ऑपरेटर को परफॉर्म करना है एक ही प्रोग्राम में, वो कहलाता है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग. फॉर एग्जाम्पल a+b एंड 1+2. तो यहाँ पे हमने 2 स्टेटमेंट को यूज़ किया है, a+b और 1+2.
तो दोनों में एक ही ऑपरेटर का हमने यूज़ किया है प्लस का, बट स्टेटमेंट कैसे हैं दो, तो डिफरेंट टास्क के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेटर का यूज़ करना एक ही प्रोग्राम में ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। This type of polymorphism is achieved by function overriding. In this, the object method is invoked in runtime instead of compile time. It is also called a dynamic or late binding. इस टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म को फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट मेथड को कंपाइल टाइम की बजाय रन टाइम में इन्वोक किया जाता है। इन्वोक मीन्स उसमें ऐड किया जाता है। इसे डायनेमिक या लेट बाइंडिंग भी कहा जाता है। मीन्स कंपाइल टाइम में हम प्रोग्राम बनाते वक्त ही जो फंक्शंस थे हम उसमें ऐड करते जा रहे थे, बट रन टाइम में क्या होता है, आफ्टर कंप्लीट द प्रोग्राम वी ऐड एनी फंक्शन इन प्रोग्राम। हम प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उसमें जो फंक्शंस ऐड करते हैं वो हमारे कहलाते हैं रन टाइम, जिसे हम डायनेमिक या फिर लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टर्स। द कंस्ट्रक्टर्स कैन बी easily understood based on the following points. इसे हम डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टर आर यूज टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास। मीन कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। डैट मीन्स क्लास में जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर का। वही हमारे डेटा को बनाता है। द कंस्ट्रक्टर इज़ द मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या क्या है, हमारा मेंबर फंक्शन होता है क्लास का। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टर्स हैव द सेम नेम एज द क्लास। कंस्ट्रक्टर का जैसा नेम क्लास का जैसा नेम होता है वही सेम नेम हमारे कंस्ट्रक्टर का भी होता है। कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। इसके पास कोई भी खुद का रिटर्न टाइप नहीं होता है। डैट मीन्स जो यूज़र ने डेटा इनिशियलाइज कर दिया, एंटर कर दिया, उसको ही डिस्प्ले कराने का काम कंस्ट्रक्टर करता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली। जब क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जब किसी क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर अपने आप ही ऑब्जेक्ट को कॉल कर देता है। नेक्स्ट इज दे आर नेवर वर्चुअल। ये कैसा होता है, वर्चुअल नहीं होता है ये। डैट मीन्स ये ऑटोमेटिकली जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई भी कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली डिज़ाइन नहीं करता है, उसे यूज़र के थ्रू ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसलिए कैसा होता है, वर्चुअल नहीं होता है, ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करता है। दे आर डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन। ये पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर होता है जिससे कि ईजिली एक्सेस हम कर सके अपने डेटा को। दीज डू नॉट इनहेरिट फ्रॉम द ड्राइव क्लास। ये ड्राइव क्लास के द्वारा इनहेरिट नहीं होता है। देयर आर 3 टाइप्स, डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। व्हेन वी डू not provide any constructor in the program then the compiler generate the default constructor for us। जब हम प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं देते हैं तो कंपाइलर हमारे लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जनरेट कर देता है, क्योंकि विदाउट कंस्ट्रक्टर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई क्लास जनरेट करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हमें कोई डेटा को डिस्प्ले करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है, तो वहाँ हमें कंस्ट्रक्टर का ज़रूरत होता है। तो यदि यूज़र ने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं किया है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेता है ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। First is default constructor. Default constructors are also called empty constructor because they have no argument, it has no parameter। जब ऑटोमेटिकली किसी भी क्लास में कंस्ट्रक्टर जनरेट हो जाता है तो वो किस टाइप का होता है, एम्प्टी, क्योंकि यूज़र ने तो उसे क्रिएट किया नहीं होता है, वो अपने आप क्रिएट होता है, तो वो किस टाइप का कहलाता है, बिल्कुल एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। उसके कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते हैं। Next is, if we do not define any constructor then the compiler automatically calls the default constructor, but the thing to remember is that the name of the constructor is the same as the name of the class
एंड वी कैन नेवर डिक्लेयर द कंस्ट्रक्टर विद द हेल्प ऑफ रिटर्न टाइप। मीन्स अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन नहीं करते हैं तो कंपाइलर अपने आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम की तरह ही सेम होता है। जो भी कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर होता है वो किसके नाम की तरह होता है, क्लास नेम की तरह। सपोज़ क्लास नेम हमारा है शेप्स, तो जो शेप कंस्ट्रक्टर जनरेट होगा वो शेप के नाम से ही क्रिएट होगा, और हम कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप की हेल्प से कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। इट इज़ आल्सो अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज़ सम आर्ग्यूमेंट्स एंड its name is also similar to the class name. Generally, these arguments help in initializing that object when an object is created. Means ये भी एक कंस्ट्रक्टर है जिसका कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और इसके नेम भी क्लास नेम की तरह सेम होते हैं। जनरली ये आर्ग्यूमेंट्स जब क्रिएट होते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में हेल्प करते हैं। Using this constructor we can give different values to the data member of different object. इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट मेंबर को अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। इट इज़ आल्सो अनदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। इन दिस कंस्ट्रक्टर वी पास द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास सेम क्लास। इस कंस्ट्रक्टर में हम क्लास के ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करते हैं। दैट मीन्स कॉपी कंस्ट्रक्टर का वर्क क्या होता है, क्लास में जो एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है तो एक ही ऑब्जेक्ट तो क्लास में नहीं होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। क्योंकि क्लास कब बनते हैं, जब कई एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। तो क्लास में एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी होंगे, तो एक ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस करता है कौन, दूसरा ऑब्जेक्ट। तो वो किसके थ्रू करता है, हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो जब हमें एक ऑब्जेक्ट के डेटा को दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा में सेंड करना होता है या उससे लेना होता है तो उसके लिए हम क्या जनरेट करते हैं हमारे प्रोग्राम में, कॉपी कंस्ट्रक्टर। एज इट्स नेम इज़ कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर दैट इज़ कॉपिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट इज एंड टू copy the values we have to pass the object whose values we have to copy, and when we pass an object to the constructor we are required to use an ampersand operator. वैल्यू को कॉपी करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट को पास करना होता है जिसकी वैल्यू हमें कॉपी करनी हो, और किसी ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर में पास करने के लिए हमें एंड जो सिंबल हमारा शो हो रहा है वो कैसा होता है, %, हम जिसे बोलते हैं, जो एंड का सिंबल होता है उससे हम बोलते हैं %। तो उसको जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के नाम से पहले लिखते हैं डैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। तो जब भी हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं उसके आगे एंड का सिंबल लगाना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टर्स। Destructor is used to destroy object created by constructor. डिस्ट्रक्टर का यूज़ कंस्ट्रक्टर द्वारा क्रिएट किए गए ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। दैट मीन्स जो प्रोग्राम में हमने क्लास के प्रोग्राम में जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए होते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, तो उन ऑब्जेक्ट्स को इरेज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्ट्रक्टर का। डैट मीन्स कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो क्रिएट हुआ है उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए डिस्ट्रक्टर का यूज़ किया जाता है। द नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर इज सेम एज द क्लास नेम बट बिफोर द टिल्ड इज पुट इन इट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना होता है तो डिलीट का काम किसका होता है, डिस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का काम डिस्ट्रक्टर का होता है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया हमने ट्राइंगल, तो ट्राइंगल जो हमारा फंक्शन है वो किसके थ्रू क्रिएट हुआ, सपोज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो उस ट्राइंगल फंक्शन के नेम के आगे हमें सिंबल यूज़ करना होगा, टिल्ड सिंबल। तो जब भी हम ट्राइंगल के आगे टिल्ड सिंबल लगाएंगे डैट मीन्स वो उस प्रोग्राम से कैसा हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टू डिक्लेयर द डिस्ट्रक्टर वी हैव पुट टिल्ड बिफोर द डिस्ट्रक्टर। तो जब भी हमें डिस्ट्रक्टर फंक्शन को शो करना होता है प्रोग्राम में तो उसके आगे हमें क्या लगाना होता है, टिल्ड सिंबल। देयर इज़ नो टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर के कोई भी टाइप नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज
Inheritance. Inheritance is a mechanism by which to create a new class from a old class. इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे एक ओल्ड क्लास से न्यू क्लास क्रिएट किया जाता है. बाय दिस द प्रॉपर्टी ऑफ द ओल्ड क्लास कैन बी यूज्ड इन द न्यू क्लास. इसके द्वारा ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को न्यू क्लास में यूज़ किया जाता है. To use the old class properties in the new class, one has to inherit the old class. Means old class की property को new class में use करने के लिए old class को inherit करना होता है. inherit करना means किसी से कुछ भी डेटा हमको लेना है. सपोज़ पहले से कोई क्लास बनी हुई है. सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, कोई प्रेजेंटेशन है पहले से बनी हुई है, तो वो प्रेजेंटेशन अगर हमें अच्छा लगता हो सकता है उसके कुछ टॉपिक हैं जो अच्छे हैं, तो उस टॉपिक को हम अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर रहे हैं या हम उसके थ्रू एक नई प्रेजेंटेशन जनरेट कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एक प्रेजेंटेशन से दूसरी प्रेजेंटेशन में डेटा लेना क्या कहलाता है, इनहेरिट करना. दैट मीन्स हमने उसका कुछ डेटा अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड किया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिट करना. तो जब हम कोई ओल्ड क्लास से, डैट मीन्स पहले से कोई बनी हुई पीपीटी है उससे हम अपनी पीपीटी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इनहेरिटेंस. एंड डेरिवेशन पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इज़ यूज्ड टू इनहेरिट द क्लास. क्लास को इनहेरिट करने के लिए हमारी जो क्लास होती है वो किस टाइप की होनी चाहिए, किस टाइप की ड्राइव करेंगे हम उसको, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड का यूज़ किया जाता है. मतलब हमें बताना होता है जो हमारी डेटा है वो किस टाइप का है, पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है. मींस पब्लिक यदि कोई प्रेजेंटेशन है, सपोज़ आपने कोई प्रेजेंटेशन अपलोड किया सिस्टम पे और उसको हमने कैसा रखा, पब्लिक रखा, तो उसके थ्रू क्या होगा, जो भी ऑनलाइन यूज़र उसे देख रहे हैं वो इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं. अगर आप उसको प्राइवेट रखेंगे तो वो सिर्फ कैसा होगा, रीडेबल, सिर्फ उसे यूज़ तो कर सकते हैं बट उसको ले नहीं सकते, उसका डेटा कॉपी नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड में दोनों टाइप का डेटा आ जाता है हमारा, पब्लिक और प्रोटेक्टेड. मीन्स वो इजीली रीडेबल भी है और उसे इजीली कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है. बट प्राइवेट नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट डेटा किस टाइप का होता है, जिसे इजीली चेंज किया जा सकता है, तो प्राइवेट नहीं होता. प्राइवेट और पब्लिक किस टाइप से होगा, डेटा को सिर्फ यूज़ करेगा, एक्सेस कर सकता है, अपने पास ले सकता है, बट उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है. अपने पास डेटा लेने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है, तो वो कैसा होता है, हमारा प्रोटेक्टेड. नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस. द ओल्ड क्लास इज कॉल्ड द बेस क्लास और पेरेंट क्लास और सुपर क्लास. द क्लास ऑफ विच द प्रॉपर्टी इज टेकन. मीन्स इनहेरिटेंस में ओल्ड क्लास को बेस क्लास या पेरेंट क्लास या सुपर क्लास कहा जाता है, जिस क्लास की प्रॉपर्टी ली जाती है. मतलब पहले से जो बनी हुई क्लासेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हमारा पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या फिर बेस क्लास. एंड द न्यू क्लास इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास और ड्राइव क्लास और सब क्लास. द क्लास बाय विच द प्रॉपर्टी इज टेकन. जब हम किसी ओल्ड क्लास से प्रॉपर्टी लेके नई क्लास डिज़ाइन करते हैं, उस क्लास को हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास, ड्राइव क्लास या फिर सब क्लास. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. फर्स्ट इज सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, थर्ड इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फोर्थ इज हेरिकल एंड फिफ्थ इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस. नाउ फर्स्ट इज सिंगल इनहेरिटेंस. When one class is inherited by another class, that inheritance is called single inheritance. Means जब एक ही बेस क्लास से हम एक ड्राइव क्लास क्रिएट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस. दैट मीन्स इसमें सिर्फ एक ही बेस क्लास होती है और एक सब क्लास होती है. इन दिस प्रॉपर्टी of one class is taken by another class, it has only one super class and one sub class. सुपर क्लास कौन सी होगी, जो पहले से बनी हुई है, और उसके थ्रू एक नई क्लास जनरेट करना क्या कहलाता है, हमारा सब क्लास. मीन्स यहाँ पे जो बी है वो पहले से ओल्ड क्लास है, पहले से बनी हुई है, उससे हमने एक कौन सी क्लास जनरेट की, ए क्लास. नेक्स्ट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस. When more than one class is inherited by a class, that inheritance is called multiple inheritance.
जब एक से ज़्यादा क्लास को एक क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो उस इनहेरिटेंस को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। In this property of more than one class is inherited by the one class. It consists of more than one superclass and one subclass. Java does not support multiple inheritance. Means इसमें एक से ज़्यादा क्लास की प्रॉपर्टी को एक क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है। इसमें एक से ज़्यादा सुपर क्लास और एक सब क्लास होती है। डैट मीन्स कई सारी पहले से ही बहुत सारी ओल्ड क्लासेस हैं, ओल्ड प्रेजेंटेशंस हैं, 3 प्रेजेंटेशन पहले से बनी हुई हैं। उन तीनों में से सिलेक्टेड डेटा निकाल कर हमने क्या किया, एक नया प्रेजेंटेशन क्रिएट किया। डैट मीन्स हमारे पास 3 ओल्ड क्लास थी, उन सबको मिक्स कर हमने क्या डिज़ाइन किया, एक नई क्लास जिसे हम बोल रहे हैं सब क्लास। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा कहलाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मीन्स एग्जाम्पल ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे जो सी है वो क्या है, हमारी बेस क्लास, मतलब पहले से बनी हुई, यहाँ पे जो क्लास है बी, बेस क्लास, मतलब इसको हमने क्या किया, ओल्ड क्लास के थ्रू जनरेट किया। डेट मीन्स हमने यहाँ पे 2 क्लासेस का यूज़ किया, सुपर क्लास, पहले से ओल्ड क्लास हैं 2 हमारे पास, ए और बी। इन दोनों से हमने क्या किया, एक नई क्लास जनरेट की, सी। तो ये क्या है, हमारी बेस क्लास, मतलब कई सारी ओल्ड क्लास को मिक्स करके सिंगल क्लास को क्रिएट करना क्या कहलाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। व्हेन मोर देन वन क्लास इनहेरिट ईच अदर इन अ लेबल, दैट इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जब एक से ज़्यादा क्लास एक लेबल में एक दूसरे को इनहेरिट करते हैं तो उस इनहेरिटेंस को मल्टी लेबल इनहेरिटेंस कहते हैं। In this, a class inherit another class and the class that inherit the base class become a subclass and the same subclass is inherited by the other class. Similarly, all another classes inherit each other. Means इसमें एक क्लास किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है, वह सब क्लास बन जाता है और उसी सब क्लास को दूसरी क्लास इनहेरिट करता है। इसी तरीके से ये प्रोसेस हमारी जो होती है वो चलती जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सपोज़ एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, 4 और 5 स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रुप है, तो वो स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं सपोज़। तो हो सकता है फर्स्ट पर्सन को उसमें से कुछ डेटा आता हो, उसकी नॉलेज उसको हो, तो वो क्या करेगा, दूसरे को प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन। हो सकता है दूसरे को दूसरा कुछ आता हो तो उससे पहले वाला गेन करेगा। डैट मीन्स सब शेयरिंग में आपस में अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। डैट मीन्स सपोज फर्स्ट यूज़र को जो आता है वो सेकंड को नहीं आता तो सेकंड वाला फर्स्ट से गेन करेगा। हो सकता है सेकंड को जो आता है वो फर्स्ट को नहीं आता तो फर्स्ट वाला सेकंड स्टूडेंट से गेन करेगा। तो ये इसमें क्या होता है, लेबल होता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड क्लास से ही हम बेस क्लास बनाएंगे या एक ही यूज़र दूसरे को प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसमें दोनों एक दूसरे को शेयरिंग करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, बी, सी। डेट मीन्स सी पहले से कोई क्लास है, इसमें कुछ नॉलेज है इसके पास, उसने किसको प्रोवाइड किया, बी को दिया। हो सकता है बी पे कुछ डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, जिसने किसको दिया, ए को दिया। तो मतलब इस तरीके से एक चेन हमारी बनती चली जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इज हियरिकल इनहेरिटेंस। व्हेन अ क्लास इज इनहेरिटेड बाय मोर देन वन सब क्लास, दैट इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हियरिकल इनहेरिटेंस। जब एक बेस क्लास को एक से ज़्यादा सब क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है, मीन्स एक बेस क्लास को एक से ज़्यादा सब क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है, उस इनहेरिटेंस को हियरिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। इन दिस द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास इज टेकन बाय मोर देन वन क्लास। इसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी को एक से ज़्यादा क्लास द्वारा लिया जाता है। हियरिकल इनहेरिटेंस कंसिस्ट ऑफ वन बेस क्लास एंड मोर देन सब क्लास। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही ओल्ड क्लास होती है। डेट मीन्स पहले से जो प्री डिफाइंड क्लास है, जो बेस क्लास सुपर क्लास है, वो एक ही होती है। उस एक ही क्लास से कई सारी क्लासेस को जनरेट करना, डेट मीन्स कई सारी सब क्लास बना देना, क्या कहलाता है, हियरिकल इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल
एक क्लास है, एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो 60 स्टूडेंट्स की एक क्लास को सपोज़ हम 3 क्लास में डिवाइड कर देते हैं। सपोज़ हमने किया 60 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट को अलग क्लास में कर दिया, उसको ए डिवीज़न दे दिया, अदर 30 स्टूडेंट्स को अलग क्लास में भेजा, उनको बी सेक्शन कर दिया, अलग बचे 30 उनको हमने किस में कर दिया, थर्ड क्लास में, सी सेक्शन में। डैट मीन्स टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 90 स्टूडेंट्स। सपोज 90 स्टूडेंट की क्लास थी, उसको हमने 30 डिवाइड करके 3 क्लास जनरेट कर दी। मीन्स एक ही क्लास से हमने 3 क्लास को जनरेट किया, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इनहेरिटेंस हियरिकल। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, हेयर इज़ ए इज़ अ बेस क्लास। पहले से एक क्लास है हमारे पास, उसको हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, बी, सी और डी, तो वो क्या है, हमारी सब क्लास। नाउ नेक्स्ट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। When we mix any 2 types of inheritance in our program, it is called hybrid inheritance. जब हम एक या एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस को मिक्स करते हैं एक ही प्रोग्राम में, तो वो किस टाइप की हो जाती है, हाइब्रिड। This inheritance is a combination of more than one inheritance. That is, it is made up of 2 or more inheritance. ये inheritance एक से ज़्यादा inheritance को combination होता है, और ये 2 या 2 से ज़्यादा inheritance से मिलकर बनती है। मीन्स जब भी हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा, हो सकता है सिंगल इनहेरिटेंस को भी हमने यूज़ किया हो, मल्टी लेबल को भी यूज़ कर सकते हैं, या मल्टीपल का भी यूज़ हुआ है। तो एक ही प्रोग्राम में कई सारे इनहेरिटेंस को यूज़ करना हमारा कहलाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ ए, बी, सी एंड डी जो है क्लासेस हैं, तो डी क्या है, हमारा ओल्ड क्लास, तो डी से हमारी 2 क्लास जनरेट हुई है, बी और सी। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन वो क्या हो गया, हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। दैट मीन्स एक ही क्लास से 2 बेस क्लास हमने जनरेट कर दी, मल्टीपल क्लास जनरेट किया, तो वो कौन सी हो गई, मल्टीपल इनहेरिटेंस। बट यहाँ पे जो बी है वो एक क्या है, ए के लिए बेस क्लास, तो बी से सिर्फ एक ही क्लास जनरेट हुई, ए। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है बी और ए का, वो क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस। दैट मीन्स इन दिस diagram we show here 2 inheritance. First is single inheritance, A or B, and BCD is the multiple inheritance. Now this chapter is over. In next video we discuss about chapter 9. Thank you.